All right, so the Election Commission addressing the media, let's cut across. मैं सीईसी साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीएलओज के लिए 2 शब्द कहें। सबसे पहले बिहार की इस पावन धरती पर चुनाव आयोग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ और जो हमारे समक्ष बूथ लेवल ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्होंने न केवल अपने बूथ में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया, बल्कि इन लोगों के साथ साथ बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि के साथ हमारे इन योद्धाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं फटाफट, और ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, फिर आप लोग जा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमीशन से कि काइंडली So this was the Election Commission's briefing ahead of the elections in Bihar. Election Commission briefing coming in ahead of elections in Bihar. Remember, the Election Commission has also met the delegations of the parties, representatives from all the 12 parties, including the national as well as the regional parties. And in day one of the meeting, the parties are also said to have asked the Election Commission to conduct the elections in Bihar in 2 phases. So that meeting took place on day 1, today being day 2, as the Election Commission assesses the preparedness ahead of the elections that are scheduled in Bihar. Now, the request that has been made by the political parties is for conducting of the elections after the Chhath Puja in Bihar, going on to say that it can be done in 2 phases in the state. So Bihar is getting ready for the assembly elections, and the Election Commission reviewing the preparedness for the upcoming elections. And day 2 of the 2-day review visit, the Election Commission met the representatives of the 12 recognized political parties, of which 6 are national parties and the rest the regional parties. The Commission has termed the political parties the foundation of democracy, calling upon the political parties to fully participate. Sandhu ji, Honorable Dr. Vivek Joshi, भारत के निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री विनोद गुंजियाल जी और बिहार की इस पावन भूमि के हमारे मीडिया सहकर्मी,
हम सबसे पहले भारत के सभे मतदाता के अभिनंदन करता नहीं आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाएं, आप वोट जरूर करें। धन्यवाद। अब हम आपके समक्ष एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे जिसमें कि बिहार के आने वाले इस चुनाव में जो चुनाव आयोग ने नई पहलें की हैं, जो कि अब देश भर में भी लागू होंगी, उनके बारे में हम आपको बतला सकें। नेक्स्ट। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। ST 2, ST 38। नेक्स्ट। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बिहार के सभी DM, SP, SSPs, IG, DIGs, कमिश्नर्स के साथ साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज के हेड और नोडल ऑफिसर्स के साथ भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और CAPF के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। और उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव, बाकी सचिव के साथ भी बैठक हुई, DGP से के साथ बैठक हुई और अब हम आखिरी चरण में हैं। जो सब कुछ हुआ उसका ब्यौरा आपको देकर फिर हम लोग वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे। नेक्स्ट। बिहार से शुरू होने वाली कुछ पहलों में सबसे पहले परिशीलन, ट्रेनिंग। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है।
साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जिला या स्टेट में ही होती थी, लेकिन इस बार एक मानक के तौर पर उसको दिल्ली में भी ट्रेनिंग शुरू की गई। मतदाता सूची, इसमें सबसे बड़ी पहल रही विशेष गहन परीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कार्य 24 जून 2025 से शुरू हुआ और कालावधि पूर्ण होने से पहले ही समयबद्ध तरीके से सभी मतदाताओं के सहयोग के साथ समाप्त हुआ। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स, निर्वाचक पंजीयक अधिकारी जो इतनी मेहनत के साथ ये कार्य करते हैं, उनके मानसिक मोटिवेशन के लिए उनका रिन्यूमरेशन भी बढ़ाया गया। काफी वर्षों के बाद ये पहली बार हुआ और खास तौर से ईआरओज और एईआरओज को पहली बार ऑनरेरियम देने की व्यवस्था की गई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। फिर एक बात ये भी समझ में आई कि जो मतदाताओं को वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दी जाती है, जिससे कि उनको पता लग जाए कि ये बूथ कहां पर है और अगर चाहें तो पहले भी जाके देख सकते हैं, उसमें बूथ की संख्या और पता बड़े फॉन्ट में, अगर आप देखेंगे इसमें तो लाल रंग से उसमें चौकोर किया हुआ है, तो बड़े फॉन्ट पर आप दूर से ही देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मतदान केंद्र में बड़ी सुगमता के साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा कई वर्षों से लिया हुआ है। धीरे धीरे करते करते लगभग 40 एप्लीकेशंस बन चुकी थी, जिसको कि हर मतदाता को या स्टेक होल्डर को बार बार अलग अलग लोड करना पड़ता था। इसलिए सबको मिलाकर एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन अभी जारी है और बिहार में इसको लागू भी किया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई काम बचेगा तो उसको पूर्ण करेंगे। कई बार यह बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी, तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा
वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत कैंडिडेट्स पोलिंग बूथ के कुछ दूरी के बाहर अपने बूथ्स लगाते हैं। कई बार वो लोग भी मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आपका बूथ ये वाला है या उस कमरे में है। तो पहले ये काफी दूर लगाने की अनुमति होती थी, अब 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन से हर प्रत्याशी अपने बूथ लगाने के लिए स्वतंत्र है। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी, और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। कई बार प्रत्याशियों ने यह बात कही कि जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है, और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। मतगणना पहले जब वोट्स की काउंटिंग होती थी तो अगर फॉर्म 17C, जिसके बारे में आपको बाद में आगे बताऊंगा, अगर उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी मिसमैच होगा तो ऐसी सभी वीवीपैट की गिनती पूर्णतः की जाएगी। इसी तरीके से पोस्टल बैलेट्स की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पूर्ण करना अनिवार्य होगा और ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। नेक्स्ट। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे सारे मीडिया कर्मी और काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। ये सारा डिटेल इंडेक्स कार्ड में अवेलेबल होता था और पहले हम इसको अलग से लेकर फिर चुनाव के समाप्त होने के बाद काफी दिन लग जाते थे इसको इकट्ठा करने में, उसके बाद हम इसको वेबसाइट में डालते थे। और अब चूंकि धीरे धीरे ECI नेट का प्रोग्रेसिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही आप सभी को देखने को मिलेंगे। ये था छोटा सा एक ब्यौरा जो बिहार अब पूरे देश को राह दिखाने जा रहा है। 17 नए इनिशिएटिव्स जो कि बिहार में सफलतापूर्वक कुछ लागू हो चुके हैं और कुछ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में लागू होंगे और कुछ काउंटिंग में लागू होंगे। इसके पहले कि हम लोग सवाल जवाब का दौर शुरू करें, कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत में चुनाव संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानून और रूल्स के अंतर्गत होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी व्यवस्था है भारत के चुनाव और भारत का चुनाव आयोग, और ये व्यवस्था कई चरणों में बटी हुई है। जैसे आपने देखा, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर, उनके ऊपर
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात ईआरओ अर्थात निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी जो कि एसडीएम स्तर के होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी ईआरओज की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है और उन्होंने मिलकर बीएलओज के साथ मिलकर 243 ईआरओज 90,217 बीएलओज ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में ना आ पाए या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए हैं, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ जरूर बताया, और आई थिंक वी कैन ओपन द। धन्यवाद सर। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज के क्वेश्चंस आप केवल बिहार असेंबली इलेक्शंस तक ही सीमित रखिएगा, ताकि जो जानकारी आपको चाहिए वो उसका समय रहे साहब के पास उस की जानकारी देने के लिए। आप काइंडली रेज योर हैंड्स। मैडम आएंगी आपके साथ माइक पे, आपका क्वेश्चन लेंगी। हम पहले 5 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह चलेंगे। मैडम दीजिए इधर। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूं। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए मैम। सर, आपने एसआईआर कराया, लेकिन कई सारे मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूं। आपने एसआईआर बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा।
दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने प्लीज लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर दीजिए, ये साहब बैठे। सर, मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूं। सर, मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? दूसरा सर ये है कि फॉर्म 70C, इसको लेकर क्या है कि क्या जो पहले वोटर एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के चले जाते हैं, तो उनकी क्या बाध्यता रहेगी कि वो लेकर और हस्ताक्षर करके ही वहां से जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी से एक जुड़ा हुआ है सर, एक और जुड़ा हुआ है। आप काइंडली ऐसे सर, मॉक पोल को लेके क्या जितने पॉलिटिकल पार्टी भाग लिए हैं और जो नहीं लिए हैं, क्या उनका ब्यौरा आप जारी करेंगे? सर, गुड मॉर्निंग, कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर, मेरा सवाल एक है कि बिहार चुनाव हो या देश के कहीं भी चुनाव होते हैं, एक पैरामीटर फिक्स है कि प्रत्येक उम्मीदवार सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर पाएगा, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई सख्त कदम सीसी उठाएंगे? और दूसरा सर, एक सवाल है, रिपीट द क्वेश्चन। सर, सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर है, ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? दूसरा सर, एक इसी से जुड़ी हुई सवाल है कि हमारे कई उम्मीदवार हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां मान्यता प्राप्त आपके यहाँ से हैं, जिनके उम्मीदवार बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, उन पे छोटे मोटे अपराध के मामले भी होते हैं। तो क्या वैसे उम्मीदवारों के लिए जो 3 अखबारों में या ये पब्लिश करने की बाध्यता है, उसमें भी कोई आप रिलैक्सेशन देने जा रहे हैं? थैंक यू। हाँ जी, बताइए। सर, मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर, एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? सर, ब्रजकिशोर दुबे। सर, ब्रजकिशोर दुबे। प्लीज अभी आंसर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में। सर, एक सवाल ले लिया जाए। आते हैं हम, नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 17C के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मॉक पोल और 17C। हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सकें। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों, वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स जरूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े, और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं।
तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुंचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार 0 लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 को, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है
जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है, आपको अखबार में बताना है या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। एसआईआर की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। नेक्स्ट इधर दीजिए, वो पीछे, वो पीछे दीजिए। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम पुष्य मित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो 2 सवाल है, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? थैंक यू। इधर दीजिए। ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैडम, वो पीछे दीजिए। भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनावों के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता।
जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार पहचान का प्रमाण है, और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा, लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दें, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं, और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए, और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है।